हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ सोशल साइंस के चैप्टर 1 जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसके ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे 2027 बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो इन प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। और इस प्रश्न का पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिख रहा होगा, पिन है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और साथ में आप ज्वाइन कर लीजिए व्हाट्सएप चैनल। यहाँ पर और टेलीग्राम पर आपको सारी जानकारी पीडीएफ और क्लास से रिलेटेड आपको मिलने वाली है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब डेली सुबह 5 बजे मैं आपको दूंगी ऐसे ऐसे प्रश्न जो आपसे 2027 बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सोशल साइंस के और इंग्लिश के जबरदस्त क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप नहीं इंस्टॉल किया है तो बिल्कुल फ्री बैच है ये। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए। इसमें आपको लाइव क्लास, इसमें आपको डाउट क्लास, पीडीएफ नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिलेगा और सारे विषय पढ़ाए जाएंगे। इसमें आपको 5 बजे पढ़ाया जाएगा सोशल साइंस और 3 दिन आपको 5 बजे पढ़ाया जाएगा इंग्लिश, और 6 बजे आपको पढ़ाया जाएगा 3 दिन मैथ, और 3 दिन आपको पढ़ाई जाएगी साइंस। यानी 5 से 6 बजे, 6 से 7 बजे तक आपकी जबरदस्त क्लास होने वाली है। और यहाँ यूट्यूब पर सुबह 5 बजे की ये 10 मिनट की वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। कैसे लेना है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप, तो यहाँ पर प्ले स्टोर पर जाके ये ऐसे सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। आप इंस्टॉल करिए, इसके बाद आप अपना मेल, फोन नंबर, पासवर्ड जनरेट करके आप जो है रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यही सारी चीज़ें पूछता है, रजिस्टर हो जाएंगे। इसके बाद क्लास 10th जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। 11th 12th यही आपके पास जो है। इसके बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे आपके पास कोर्स, बिल्कुल फ्री कोर्स है। कोर्स में जाएंगे तो आपको 10th वाले पे आपको कोर्स यहाँ पर दिखने लगेगा, ठीक है। और व्यू कोर्स में जाएंगे, बाई फॉर फ्री है तो बाई फॉर फ्री हो जाएगा, इसको बाई कर लीजिए। इसके बाद डेली यहाँ पर 5 बजे और 6 बजे क्लास चलेगी। उस क्लास को जबरदस्त तरीके से आपको करना है, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, वो 5 प्रश्न जो आप को मैं आज की इस क्लास में बताने वाली हूं। तो पहले हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे यहां पर दिया है कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मैटरनिक ने कहा, बिस्मार्क ने, मेजनी ने या फिर गैरीबाल्डी ने। इसका आंसर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत बार पूछा गया है और आपसे भी पूछा जा सकता है। इस प्रश्न के कहने का अर्थ क्या है कि फ्रांस का प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ता है। यानी जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को क्या हो जाता है, सर्दी जुकाम। यानी फ्रांस का प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ता है। ये बात किसने कही थी? तो क्या सही हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मैटरनिक। अगला प्रश्न आपके लिए है। यहाँ पर क्या प्रश्न पूछ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी ने, हिटलर ने, बिस्मार्क ने या फिर विलियम प्रथम ने किया था? रक्त और लौह की नीति का मतलब क्या होता है? यानी कि बहुत ही कठोर नीति, जो कि लोहे और खून से, यानी कि युद्ध वाली नीति, और वो भी कठोर नीति। इसका अवलंबन किसने किया था? वो भी पूछ रहा है कहाँ पर? यूरोप की क्रांति में। नहीं तो सबसे पहले तो इसका अवलंबन इतिहास में बलबन ने किया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, यूरोप की क्रांति में पूछ रहा है, तो हम बताएंगे कि क्या हो जाएगा, बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन हमारा सी सही होगा। अगला है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या हो जाएगा, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व केरेंस्की ने, ट्रॉट्स्की ने, लेनिन ने किया या फिर स्टालिन ने किया था? बताइए क्या सही हो सकता है। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा सी, लेनिन ने किया था। किसने किया? लेनिन ने। अब हम दो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो कि सब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे और ये बहुत बार पूछे गए हैं
आपके बोर्ड एग्जाम में। और 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए ये दोनों क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से आपको मार्क कर लेने हैं और इन दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कौन कौन प्रैक्टिस करेगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है यस। और जो भी बच्चा आया है 5 बजे और इस क्लास को देख रहा है वो जरूर से जरूर प्रेजेंट लिख करके जाएगा ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग ऐसे हैं जो कि 5 बजे ही क्लास को देख लेते हैं। मतलब बाकी सारे बच्चों को भी पता चल जाए कितने लोग ऐसे हैं जो कि 5 बजे क्लास देख लेते हैं। तो कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट मैम लिख करके जाना है या प्रेजेंट दीदी लिख करके जाना है। आपको जो अच्छा लगे आप बोल सकते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है सब्जेक्टिव फॉर्म में है और ऐसे ही देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई और उसके मुख्य कारण है क्या। फ्रांस की क्रांति कब हुई और मुख्य कारण। तो फ्रांस की क्रांति आपने 9th में पढ़ा होगा 1789 ईस्वी में और ये कारण भी पढ़ा है। फिर भी हम यहाँ रिवीजन करते हैं। पहला कारण राजनीतिक कारण में क्या है कि राजा कैसा था, निरंकुश था, यानी कि निरंकुश राजतंत्र था। निरंकुश राजतंत्र होने का मतलब क्या है कि राजा की शक्ति निरंकुश थी, किसी पर उसका बस नहीं चलता था। आज का समय नहीं था, लोकतंत्र नहीं था, वहां पर राजतंत्र चलता था। राजा का बेटा ही राजा बनता था, फिर राजा का बेटा ही राजा बनता था, इसलिए राजा को अपनी गद्दी छीनने का भय नहीं होता था। आज की जो सत्ता है उसमें अपनी गद्दी छीनने का भय होता है, इसलिए थोड़े बहुत ऐसे कार्य होते हैं जो जनहित में कर दिए जाते हैं या दिखाए जाते हैं हम कह सकते हैं, और जितने दिखाए जाते हैं उससे कम परसेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो निरंकुश थी, यानी कि राजा जो था वो जनता का शोषण करता था, अपनी इच्छानुसार सारे कार्य करता था। इसके बाद राजा का जीवन कैसा हो गया था, विलासी, यानी कि राजा और रानी भोग विलास में रहते थे। ठीक है, भोग विलास में रहते थे यानी कि ऐशो आराम से रहते थे, पैसा खत्म करते थे, जनता की कोई चिंता उन्हें नहीं थी। इसलिए जनता क्या थी, एक तरफ जनता भूखमरी की शिकार हो रही थी और दूसरी तरफ राजा कैसे थे, राजा जो है विलासिता पूर्वक जीवन जी रहे थे, जनता की उन्हें चिंता ही नहीं थी। अब अगर आपके घर का मुखिया ऐशो आराम में जिएगा और आपके पास फूटी कौड़ी नहीं है तो क्या आपको अच्छा लगेगा, मन करेगा उसको पीटे, भले वो आपका मुखिया है। वैसे ही राजा भी था। अब प्रजा जो है भूखमरी है, उसके पास खाने के लिए नहीं, और राजा विलास कर रहा है, भोग विलास में लिप्त है, तो प्रजा उस राजा को कैसे स्वीकार कर सकती है। इसीलिए फ्रांस की क्रांति हुई। इसके बाद प्रशासनिक अव्यवस्था में देखें तो प्रशासन में अव्यवस्था थी। जो सरकारी पदों पर नियुक्त अधिकारी थे वो कहाँ से आते थे, वो राजा के यहाँ से, उन्हीं की निजी संबंध होते थे, ना कि वो योग्यता के आधार पर आते थे। योग्यता के आधार पर नहीं आते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे। वो कैसे होते थे, जिससे राजा को अच्छा लग रहा है, जिससे उसका निजी संबंध है, वही उस समय जो है व्यवस्था में रहता था, प्रशासन में रहता था। ठीक है, जैसे हमने कहते, जिसे कहते हैं हम जात विवाद, वही हाल है। ठीक है, और सामाजिक कारण में देखें तो क्या था, सामाजिक परिस्थितियां जो है शोषणकारी थी, यानी कि अब जब पूरे कुलीन लोग हैं, सबके सब धनी हैं, सबके सब राजा के संबंधी हैं प्रशासन में, तो जो जनता है जो भूखमरी की शिकार हो रही है, जो बेचारी जनता, उसका क्या करेंगे, शोषण करेंगे। और वही हो रहा था, कुलीन वर्ग को ही विशेष अधिकार प्राप्त है, बाकी जो नॉर्मल जनता थी, जो प्रजा थी, उनका क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था। ठीक है, तो एक ये भी कारण थी कि जनता में क्या आ गया, आक्रोश आ गया और फ्रांस की क्रांति हो गई। इसके बाद आर्थिक कारण क्या थे, एक तरफ राजा जो है विलासिता पूर्वक जीवन जी रहा है तो ये अर्थ पर ही तो प्रभाव पड़ेगा। राजा ऐशो आराम में है तो पैसा कहाँ से ले रहा है, राजकोष से ले रहा है, और अर्थव्यवस्था खराब हो रही है। और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था और भी खराब हो रही है क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन के युद्ध चल रहे हैं। ठीक है, तो फ्रांस का राजा विलासिता पूर्वक जीवन जी रहा है तो एक तरफ तो पैसा वहां खत्म हो रहा है और दूसरी तरफ पैसा खत्म हो रहा है कहां पर, जहां पर युद्ध चल रहा है। तो फ्रांस का पैसा युद्ध में भी जा रहा है ब्रिटेन के साथ, और दूसरी बात है कि राजा भी उड़ा रहा है। तो इस तरीके से पूरी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई और पैसा नहीं रह गया। इसलिए फ्रांस के लोगों ने राजा के खिलाफ क्रांति कर दी। वो क्रांति कब हुई, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी पहली। ठीक है, तो ये आपके पास है प्रश्न और ये लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसका आंसर आपको लिख करके क्या करना है,
प्रैक्टिस करना है कि नहीं? करेंगे प्रैक्टिस की नहीं? जिसको भी 70 में 70 लेकर के आना है वो जरूर से जरूर प्रैक्टिस करेगा। और एक एक क्वेश्चन मैं जैसे जैसे कराती जाती हूँ, ये सुबह की क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अपने वो दोस्त जो अभी तक क्लास नहीं कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उनको भी इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है और ऐसे ही क्लास को करके आपका 70 आ सकता है। उसके लिए आपको इस क्लास से क्वेश्चन लेने हैं और अपने आप प्रैक्टिस करनी है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा आपका नंबर आएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 5 नंबर का, कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं प्रभाव का वर्णन करिए। और दूसरा कह रहा है राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट के योगदानों का विवेचना करिए। तो इसमें दोनों आंसर आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, एक तो नेपोलियन बोनापार्ट के योगदान यहाँ पर दिया गया है और इसके बाद कारण और प्रभाव दिए गए हैं। ठीक है, तो नेपोलियन बोनापार्ट को हम देखते हैं तो वो 1804 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है, यानी कि राजा बनता है। ठीक है, एक कहानी की तरह मैं आपको बताती हूँ, उसको समझ लीजिए। वो राजा बनता है, ठीक है, 1804 ईस्वी में। और कह रहे हैं कि फ्रांसीसी क्रांति ने जो है राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। तो ये जब 1804 में गद्दी पर बैठा तो इसने क्या किया? अभी जो हमने देखा था कि निरंकुशता थी, निरंकुश राजतंत्र था, राजा का विलासिता पूर्वक जीवन था और राजा के ही लोग जो है निजी संबंध वाले ही प्रशासन में थे। तो वहां पर क्या हो गया? सर्वसाधारण हो गए, अखबारों में बातें आने लगी और सड़कों पर बातें आने लगी। जो राजा के निजी संबंध थे वो खत्म होने लगे। ठीक है, और कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों के द्वारा नवयुग का संदेश आया। ठीक है, इसके बाद जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक और राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की गई। इसके बाद हम देखते हैं इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस का एकीकरण हुआ, फ्रांस में लोकतंत्र आया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि इसी का प्रभाव इटली और जर्मनी पर पड़ता है, उसका भी एकीकरण हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ नेपोलियन की नीतियों के कारण जो है अभिजात्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विद्रोह भी जगने लगा, यानी कि सब में क्या आ गया? देश के प्रति भक्ति आ गई, क्योंकि पहले देश के प्रति भक्ति नहीं थी। या आप भारत में भी देखिए तो छोटे छोटे राजा होते थे और वो राजा के प्रति ही जनता समर्पित होती थी, ना कि अपने पूरे देश के प्रति। इसीलिए जब लोकतंत्र व्यवस्था आई तो पूरे भारत का एकीकरण हो गया। भारत में भी हुआ ना भारत का एकीकरण, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तो उससे क्या हुआ? पूरे भारत के लिए अब हम समर्पित हैं, भारत माता की जय कहते हैं और पूरे भारत की बात करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अब पूरे यूरोप की बात होने लगी, यानी कि अब इटली, जर्मनी सब एकीकृत होने लगे। राष्ट्रवाद ने न सिर्फ 2 बड़े राज्यों के उदय को सुनिश्चित किया, इन 2 बड़े राज्यों के, बल्कि अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में भी इसके कारण राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई, यानी और भी यूरोप के जो देश थे वो भी एकीकरण करने लगते हैं। हंगरी, बहेमिया, यूनान की स्वतंत्रता आंदोलन इसी राष्ट्रवाद का परिणाम थी। इसी के प्रभाव में ऑटोमन साम्राज्य की कहानी ने अंतिम रूप ले लिया, वहां भी राष्ट्रवाद होने लगा। बाल्कन में राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ, जो स्लाव जातियां थी उन्होंने अपना एक नया देश बना दिया जिसका नाम आज भी आप जानते हैं सर्बिया है। ठीक है, इस प्रकार यूरोप में जन्मी राष्ट्रीयता की भावना ने प्रथमतः यूरोप को और अंततः पूरे विश्व को प्रभावित किया, और जिसके फलस्वरूप यूरोप की राजनीतिक मानचित्र में बदलाव तो आया ही, साथ कई उपनिवेश भी स्वतंत्र हो गए, जैसे कि भारत भी क्या था? उपनिवेशिक देश था। इंग्लैंड का क्या था? इस पर अधिकार था। और इसी के फ्रांस की क्रांति ने ही हमें इस काम के लिए उत्तेजित किया, और हम देखते हैं कि भारत में भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ और भारत भी क्या हो गया? उपनिवेश भी, ये जो है भारत औपनिवेशिक देश भी स्वतंत्र हो गया। अब यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण नए मध्यम वर्ग के उदय हुए, ठीक है, जिन्होंने अपने देश के लिए लड़ा। ठीक है, और उदारवाद की विचारधारा का प्रसार हुआ, रूढ़िवाद की नई भावना और वियना की संधि हुई। इसके बाद हम क्रांतिकारियों का उदय हुआ। ये 4 कारण हैं। इसके बाद आप आएंगे परिणाम पर। तो यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के खिलाफ भावना के विकास के कारण यूरोपीय राज्यों का एकीकरण हुआ। इसके कारण कई बड़े और छोटे राष्ट्रों का उदय हुआ।
ठीक है। तो जब राष्ट्रीयता की भावना जगी तो इसके कारण क्या हुआ, कई राज्यों का, जैसे जर्मनी का, इटली का, इन सब का एकीकरण हुआ, नहीं तो ये बहुत भागों में बटे हुए थे, ठीक है। और इसके कारण जो छोटे छोटे राष्ट्र थे वो क्या हुए, उनका जन्म हुआ, जैसे सर्बिया का जन्म हुआ, इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का हुआ। और यूरोप में राष्ट्रवाद के कारण ही यहाँ संकीर्ण राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। संकीर्ण राष्ट्रवाद के कारण प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। बाल्कन प्रदेश के छोटे छोटे राज्यों के विभिन्न जातीय समूहों का भावना जोर पकड़ने लगी, यानी कि सारी जातियां जो थी वो अपने छोटे छोटे देश बनाने लगी, सब अपने देश के प्रति समर्पित हो गई, यानी कि राज्य के प्रति समर्पित हो गई। और अगला प्रभाव क्या हुआ, यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रभाव के कारण जर्मनी, इटली जैसे राष्ट्रों में साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का उदय हुआ और इस प्रवृत्ति ने एशियाई और अफ्रीकी देशों को अपना निशाना बनाया, जहां यूरोपीय देशों ने उपनिवेश स्थापित किए। तो यूरोप का राष्ट्रवाद ही हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, भारत एशिया में कौन सा देश था, बहुत सारे एशियाई देश थे जिसमें एक भारत भी था, उस पर क्या हुआ, उस पर जो है उन पर उपनिवेश स्थापित किए गए। जब तक कोई छोटा रहेगा, आप अगर 4 भाई हैं तब तो आप किसी एक पर अधिकार कर सकते हैं, आप अगर एक भाई हैं तो आप अकेले जाकर किसी 4 भाई पे अधिकार थोड़ी कर सकते हैं। ऐसे भारत ही अलग अलग खंडों में बटा हुआ था, अलग अलग राजा के पर अधिकृत था। तो इसलिए जब यूरोप जो है एकीकृत हुआ, इंग्लैंड पूरा एक हो गया, जर्मनी एक हो गया, इटली एक हो गया, तो उस पर हम देखते हैं कि इंग्लैंड क्या करता है, बहुत सारे अफ्रीकी देशों और एशियाई देशों जिसमें एक भारत भी था, उन पर क्या करने लगा, अधिकार करने लगा, क्योंकि वो अब मजबूत हो गया था, उसका क्षेत्र बढ़ गया था, सेना बढ़ गई थी, लोग बढ़ गए थे, मजबूत हो गया था और उसने भारत पर अधिकार कर लिया, उपनिवेश बनाया। और भारत ने क्या किया, फ्रांस की क्रांति का प्रभाव उस पर भी पड़ा। धीरे धीरे भारत में भी क्या हुआ, उपनिवेश व्यवस्था पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू किया और एकता की भावना आई, राष्ट्रवाद का उदय हुआ और भारत भी एक दिन एक राष्ट्र बन गया। ठीक है, कब, 1947 में। तो वो हम राष्ट्रवाद का उदय जो भारत का है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। और ये क्वेश्चन आपको जबरदस्त तरीके से तैयार कर लेना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सारे दोस्तों को भेज दीजिए, और इसके बाद डेली सुबह 5 बजे लाइव आना है।